हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप दोस्तों? चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो अपनी बोर्ड एग्ज़ाम होने वाली है 8th क्लास की 2024 से, उसके लिए प्रत्येक सब्जेक्ट का प्रत्येक चैप्टर वाइज मैंने क्वेश्चनों का एक सीरीज़ शुरू करी है। तो मेरा वादा है दोस्तों, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएंगे। छोटे प्रश्नों की सीरीज़ आपको अलग से मिलेगी, बड़े प्रश्नों की सीरीज़ आपको अलग से मिलेगी। तो चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, तो आप लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे। और डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसकी PDF भी उपलब्ध हो जाएगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। तो आज अपन देख रहे हैं अपना चैप्टर 5 पौधे और जंतुओं का संरक्षण। इसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी चर्चा करेंगे। इससे बाहर परीक्षा में लगभग नहीं जाते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें 4 दिए हुए हैं: वन्य प्राणी उद्यान और जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। इसके बाद में है चिड़ियाघर और अभयारण्य। इसके बाद में है संकटापन्न और विलुप्त स्पीसीज। और उसके बाद में है वनस्पति जात और प्राणी जात। तो सब के अंदर अपन अलग अलग से एक अंतर देखेंगे। ये एक प्रश्न भी आ सकते हैं, एक साथ भी आ सकते हैं, कोई 2 भी आ सकते हैं। तो आप इसको ध्यान से समझें। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं दोस्तों वन्य प्राणी उद्यान और इसके बाद में जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में अंतर। तो वन्य प्राणी उद्यान क्या होते हैं? एक ऐसा स्थान जहां जंगली जानवरों की सुरक्षा और संरक्षण किया जाता है, उसे वन्य प्राणी उद्यान कहते हैं। और जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं? वन्य जीव, पौधे और जंतु संसाधनों तथा उसके क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र है। यानी इसके अंदर तो सिर्फ जो अपने जंगली जानवर है वही आएंगे, इसके अंदर क्या आएंगे? वन्य जीव, पौधे, जंतु और आदिवासी भी आ जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है चिड़ियाघर और अभयारण्य। इनमें क्या अंतर है? तो चिड़ियाघर है मानव निर्मित ऐसे स्थान जहां जंतुओं का संरक्षण किया जाता है। चिड़ियाघर में वन्य प्राणी अपनी इच्छा से भ्रमण नहीं कर सकते। इसमें अधिकतर जीवन कैद में रहते हैं। जैसे अपने जयपुर, जोधपुर आदि के अंदर जैसे चिड़ियाघर बनाए हुए हैं ना, जहाँ अपन टाइगर देखते हैं, मगरमच्छ देखते हैं, तो वो हैं। और अभयारण्य क्या होते हैं? वह क्षेत्र जहाँ जंतु और उसके आवास को संरक्षण रखा जाता है। अभयारण्य जंतुओं को एक प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं जिसमें जीव किसी भी प्रकार की कैद नहीं होती। अब इसमें क्या है कि चिड़ियाघर में तो जंतुओं को ला के जंगली जानवरों को रखा जाता है, और अभयारण्य में जिस जगह वो रहते हैं उसी को रिजर्व कर देते हैं, सुरक्षित कर देते हैं, जहाँ वो अपने आप रह सकते हैं। इसके बाद में अपन नेक्स्ट देख रहे हैं कि संकटापन्न स्पीसीज और विलुप्त स्पीसीज। तो संकटापन्न में क्या है? जो विलुप्त होने की कगार पर है। तो वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है वे विलुप्त स्पीसीज हो सकते हैं। जैसे सफ़ेद चीता, शेर, हाथी आदि हैं जो कम होते जा रहे हैं। ये तो संकटापन्न है, यानी इन पे संकट है। अगला है विलुप्त स्पीसीज। तो वे जंतु जो पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं, जैसे डायनासोर है, तो विलुप्त स्पीसीज तो वे हैं जिसके अंदर वो अब जानवर बचे ही नहीं है। और संकटापन्न का मतलब थोड़े बहुत बचे हैं। तो संकटापन्न के बाद में वो विलुप्त हो सकते हैं अगर उनकी रक्षा नहीं की गई तो। अगला है दोस्तों वनस्पति जात और प्राणी जात। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों के समूह को वनस्पति जात कहते हैं, और किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के समूह को प्राणी जात कहते हैं। इसके बाद में अपन देख रहे हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है, चर्चा कीजिए। यानी अब वन जो नष्ट हो रहे हैं, वनोन्मूलन का मतलब क्या हुआ? वन जो नष्ट हो रहे हैं इन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? वन्य प्राणी पर, पर्यावरण पर, गांव या ग्रामीण क्षेत्र पर, शहरी क्षेत्र पर, पृथ्वी पर और अगली पीढ़ी पर। इन सब पर अपन को चर्चाएं इसकी करनी है। तो वनोन्मूलन का प्रभाव सबसे पहले अपन देखेंगे वन्य प्राणी पर। तो वन्य प्राणी जंगल में रहते हैं, तो जंगली जानवर भोजन और आवास के लिए जंगलों में पूर्णतः निर्भर हैं। वनोन्मूलन से उनके प्राकृतिक आवास नष्ट होते जा रहे हैं, भोजन के लिए भी परेशान हो रहे हैं। इस कारण उनके अस्तित्व पर खतरा बन सकता है और वे विलुप्त हो सकते हैं। ये तो वन्य प्राणी पर। और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? वनोन्मूलन से वातावरण में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, जिससे प्रकृति में असंतुलन आ गया है। इस कारण प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा आदि की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद में ग्रामीण क्षेत्रों में क्या प्रभाव पड़ेगा? अधिकतर कृषि गांव में ही होती है। वनोन्मूलन के कारण वर्षा और मिट्टी की उत्पादन क्षमता में कमी आ जाएगी तथा प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी, जिससे ग्रामीण जीवन भी काफ़ी हद तक प्रभावित हो जाएगा। इसके बाद में अपना अगला देखते हैं कि शहरी क्षेत्र के अंदर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो शहरों में उद्योगों की संख्या अधिक है और वाहन भी बहुत मात्रा में चलते हैं। यदि वनोन्मूलन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में बढ़ जाएगी और पर्यावरण प्रदूषण होगा। ऐसे में शहरी जिंदगी भी स्वस्थ नहीं रहेगी। और पृथ्वी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? वनोन्मूलन से विश्व उष्णन यानी पृथ्वी का ताप जो लगातार बढ़ रहा है का खतरा बढ़ जाएगा, अर्थात पृथ्वी का तापमान व प्रदूषण बढ़ जाएगा। वृक्षों की कमी से
होने से मृदा अपरदन होता है, यानी मृदा है वो आगे नष्ट होती जाएगी। इससे मृदा में ह्यूमस की कमी आती है, धीरे धीरे भूमि मरुस्थल में परिवर्तित होती जा रही है। इसके बाद में आ गया है कि अगली पीढ़ी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वनोन्मूलन के कारण दुर्लभ जंतु प्रजातियां व वनस्पति वो नष्ट होती जा रही है, और जिससे अगली पीढ़ी में केवल चित्रों में ही देखा जा सकेगा। अगली पीढ़ी में अनेक संसाधनों की कमी से जूझना पड़ेगा, यानी जब ये चीज़ें नष्ट हो जाएंगी तो अगली पीढ़ी को देखने को नहीं मिलेंगी, सिर्फ चित्रों में ही देख पाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहे, किसी जंतु का आवास बाधित हो और मिट्टी की ऊपरी परतें अनावृत हो जाए, तो इन तीनों कारणों से क्या होगा। तो इनमें से कोई एक से भी प्रश्न आ सकता है, तीनों भी आ सकते हैं, दो भी आ सकते हैं। तो पहला लिखेंगे अपन कि वृक्षों की कटाई से क्या होगा। तो यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहें तो उस क्षेत्र में वर्षा की कमी होगी, बाढ़ आ जाएगी तथा आर्द्रता घटेगी। इससे उस क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर नीचे चला जाएगा, यानी बारिश कम होगी और कभी बाढ़ आ जाएगी, आर्द्रता में कमी होगी, तो जमीन के अंदर जो जल है कुएं खोद के निकालते हैं वो कम हो जाएगा उसका स्तर। नेक्स्ट है, इसके जंतुओं के आवास पे क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी जंतु का आवास बाधित होने पर उसके अस्तित्व पर खतरा बढ़ेगा और वे संकटापन्न स्पीसीज में आ सकते हैं। आवास न होने पर से वह शहरों व गांवों की ओर जाएंगे, जिससे मानव जीवन भी प्रभावित होगा। इसके बाद में मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत होने पर नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देगी तथा मृदा में ह्यूमस की कमी होगी। इससे भूमि में उर्वरता अपेक्षाकृत कम हो जाएगी। धीरे धीरे यह उर्वरा भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाएगी और इस प्रक्रिया को मरुस्थलीकरण करेंगे, यार यह प्रक्रिया मरुस्थलीकरण कहलाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4, अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के लिए आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। तो अपने द्वारा किए जाने वाली क्रियाओं की सूची तैयार कीजिए। आप ये भी लिख सकते हैं, इसके अलावा भी इन्हें लिख सकते हैं। क्योंकि अपने क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के लिए निम्न उपाय करेंगे। पहला क्या लिखेंगे, वृक्षों को काटने पर अपने प्रयासों तथा सरकारी कानून की सहायता से रोकथाम करेंगे, यानी वृक्ष काटे जा रहे हैं उनको रोकेंगे। सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगाएंगे और घरों के बाहर भी पौधे लगाएंगे और विशेष क्षेत्र में उद्यानों को बनाने का प्रयास हम करेंगे। इससे अलावा भी आपके पास जो भी है वो उपाय वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों, हमें कागज़ की बचत क्यों करनी चाहिए। उन कार्यों की सूची बनाइए जिसके द्वारा आप कागज़ की बचत कर सकते हैं। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कागज़ वाला। तो अपन लिखेंगे, 1 टन कागज़ प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। वृक्षों की बचत के लिए कागज़ों की बचत अत्यंत आवश्यक है। कागज़ की बचत हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। हम कागज़ का पुनः उपयोग कर सकते हैं तथा कागज़ का पुनर्चक्रण 5 से 7 बार उपयोग किया जा सकता है। यदि कोई छात्र दिन में मात्र 1 कागज़ की बचत करता है तो हम एक वर्ष में अनेक वृक्षों को बचा सकते हैं। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे अपितु कागज़ उत्पादन में उपयोग में आने वाले जल और ऊर्जा की भी बचत कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कागज़ उत्पादन में उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायन हैं उनके अंदर भी कमी आएगी। इसके बाद में इसका अंतिम इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि कागज़ का पुनर्चक्रण क्यों आवश्यक है। यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो अपन लिखेंगे, कागज़ों को वनों द्वारा प्राप्त किया जाता है। 11 टन कागज़ प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। इस कारण से हमें कागज़ की बचत करनी चाहिए। उपयोग के लिए कागज़ का 5 से 7 बार पुनः चक्रण किया जा सकता है। हमें कागज़ की बचत करनी चाहिए तथा इसका पुनः उपयोग व पुनर्चक्रण करना चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे बल्कि कागज़ का उत्पादन व प्रयोग में आने वाले जल व ऊर्जा की खपत को भी बचा सकते हैं तथा कागज़ उत्पादन में प्रयोग में होने वाले हानिकारक रसायनों में भी कमी आएगी। पहले वाले से उत्तर लिया गया है जो लिख सकते हैं। कागज़ का पुनर्चक्रण करने में वनोन्मूलन में कमी आ जाती है। कागज़ का प्रयोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसके लिए पर्यावरण रोक आवश्यक है और पर्यावरण को काटे गए वृक्षों की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण किया जाता है। रोपण वाले वृक्ष अन्य सामान्यतः उसी स्पीसीज के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं। हमें कम से कम उतने वृक्ष अवश्य लगाने चाहिए जितने हम काटते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, लगातार चैनल पर बने रहिए।